हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। हमने त्रिकोणमितीय फलन में जितने भी चीज़ें थी वो पढ़ ली है। हमने त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहले फलनों की परिभाषा, प्रांत, परिसर, उनके आरेख, बहुत सारे सूत्र और उसके बाद त्रिकोणमितीय समीकरण देखे हैं। अब हमारा जो काम है वो इस पर कुछ बहुत अच्छे सवाल करने का है, जिन्हें हम विविध उदाहरण कहते हैं। विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली, मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, आप सभी लोगों से मेरी बात भी इस मामले पे हुई है कि विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण जो होते हैं वो सवाल को पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। मतलब जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसके सारे फॉर्मूले इन 3-4 सवालों में, 5 सवालों में, जो भी विविध उदाहरण में होंगे, लग जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ अच्छे सवाल करने का मौका और मिलेगा। तो आइए जुड़ते हैं इस लेक्चर के साथ। और एक छोटी सी बात ऐसी कि चूंकि आप सभी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि चूंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें थोड़े समय के बाद इसमें कहीं ना कहीं कोई पैसे देने होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को जितना भी पढ़ाता है वो सभी फ्री पढ़ाता है। आप सभी को अपनी पूरी स्कूली शिक्षा बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई जाएगी। इसके लिए आपसे किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं पर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस पढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। हाँ, बस इतना सा कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो मेहनत की जा रही है, वो सार्थक हो सके। हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण का पहला सवाल कि यदि sin x बराबर 3/5 हो, cos x बराबर या cos y बराबर -12/13 हो, x तथा y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो sin x प्लस y का मान कितना है? सिंपल सवाल है, हमें चाहिए sin x प्लस y का मान। sin x प्लस y का मान sin x cos y होता है प्लस cos x sin y होता है। अब सवाल में आपको sin x दिया है, cos y दिया है, मतलब सीधी सीधी बात है कि आपको पहला वाला भाग तो दिया है 3/5 गुणा -12/13, परंतु आपको cos x और sin y नहीं पता है। बड़ी सिंपल सी जानकारी है कि अगर sin x 3/4 है, चूंकि आपको दिया है sin x बराबर 3/5, तो 3 लंब और 5 कर्ण, अगर ये x कोण है तो उस कंडीशन में आधार 4 होना चाहिए, और अगर आधार 4 होना चाहिए तो cos x होना चाहिए 4/5। लेकिन चूंकि x तथा x द्वितीय चतुर्थांश में, तो cos ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो cos x की जगह -4/5 चाहिए। sin y, cos y -12/13। तो मैंने सबसे पहले कहा कि माइनस माइनस का झंझट भूल जाओ। अगर ये y कोण है तो cos 12/13 है। अगर cos 12/13 है, उस कंडीशन में कर्ण और लंब, आधार और लंब आपको आधार और कर्ण आपको पता है cos के केस में, हमें चाहिए लंब। तो यार ये तो 5 होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो sin y कितना होना चाहिए? 5/12। और चूंकि y द्वितीय चतुर्थांश में है और हमें पता है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना, मतलब 10 और cos यहां पर धनात्मक, तो यहां पर 5/12 आना चाहिए। अब बस कुछ नहीं, इनको आपको तो 5/13 sin y का जो मान है वो 5/13। तो ठीक है, बस कुछ नहीं, -36/65 प्लस -20/65। तो यार ये तो हुआ 65, -36 + 20 -56। तो आपका जो जवाब है sin x प्लस y -56/65। चलिए, तो ये सिंपल सवाल, पहला सवाल है जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से अलग अलग चतुर्दांशों में अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालकर हम sin x प्लस y का उपयोग कर सकते थे, cos x प्लस y का भी कर सकते थे। सिद्ध कीजिए कि cos 2x गुणा cos x बटा 2
माइनस कॉस 3x गुणा कॉस 9x बटा 2 बराबर साइन 5x गुणा साइन 5x बटा 2। तगड़ा सवाल है ये, बड़ा भारी। कुछ नहीं करना है आपको ना, कॉस a गुणा या कॉस x गुणा कॉस y का सूत्र लगाना है। कॉस x गुणा कॉस y क्या होता है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। अगर हमने ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले बहुत सारे पढ़े थे, उनमें एक फॉर्मूला था कॉस a गुणा कॉस b। तो कॉस a गुणा कॉस b का मतलब क्या होता था? 1/2, मतलब यहां 2 होता था वास्तव में, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से यहां 2 होता था, और ये होता था कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। या फिर आप सीधा सीधा कॉस a प्लस बी का सूत्र तो पता ही है, कॉस a कॉस b माइनस साइन है साइन b, और कॉस a माइनस b कॉस a कॉस b प्लस साइन है साइन b, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। अगर यहां आपको सिर्फ सामने 2 नहीं चाहिए तो 2 से आप इधर भाग दे दीजिए, मतलब 1/2 आ जाएगा सामने, और कुछ नहीं है। तो यही सूत्र लगाकर अगर मैं लिखना चाहूं कॉस 2x गुणा कॉस x बटा 2, तो यह आ जाएगा 1/2 तो बाहर, कॉस a प्लस बी, a प्लस बी मतलब 2x प्लस x बटा 2, तो 2 प्लस x बटा 2 5x बटा 2, प्लस कॉस a माइनस बी तो 2x माइनस x बटा 2 3x बटा 2। उसी तरह यहां 3x है और यहां 9x है, ठीक है, तो कॉस 3x गुणा कॉस 9x बटा 2, तो 1/2 तो बाहर, कॉस a प्लस बी 3x प्लस 9x बटा 2, तो 3x प्लस 9x मतलब 9/2 तो 6 और 9 15, तो ये हुआ 15/2x प्लस क्या, इन दोनों का घटाओ, तो 3x में से गए 9x बटा 2, तो 15 में से गए 9, आई थिंक, ठीक है, तो यहां पर बचेगा 3x मतलब 6 में से गए 9, तो कॉस माइनस 3x बटा 2, और कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो ये रहेगा 3x बटा 2। इतना ठीक है। अब इसमें से इसे घटाया जाए। अगर पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, अगर आप पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो आप पाएंगे कॉस 2x गुणा कॉस x माइनस कॉस 3x कॉस 9x बटा 2 बराबर 1/2 दोनों में है, तो 1/2 तो बाहर मिलेगा, कॉस 5x 3x बटा 2 में से 3x बटा 2 गए, तो कॉस 5x माइनस या कॉस 5x बटा 2 माइनस कॉस 15x बटा 2। अब आप इतना कुछ करने के बाद यहां कॉस c माइनस कॉस d लगा सकते हैं। कॉस c माइनस कॉस d क्या होता है? तो कॉस c माइनस कॉस d होता है कॉस c माइनस या कॉस c माइनस कॉस d का सूत्र अपन एक बार लिख लेते हैं, कॉस c माइनस कॉस d। जब कॉस में दोनों ऋणात्मक हो या कॉस में ऋणात्मक होता है तो साइन आते हैं दोनों c प्लस d बटा 2 और c माइनस d बटा 2। तो यार आगे 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहां पर अगर मैं cos c माइनस कॉस डी लगाता हूं तो माइनस या 1/2 पहले अपने पास है, माइनस 2 गुणा साइन c प्लस d मतलब 5x प्लस 15x 20x बटा 2। फिर 2 करना है, c और d क्या है यहां ध्यान से देख लो, c का मतलब 5x बटा 2 और d का मतलब 15x बटा 2, तो c प्लस d का मतलब होता है 10x और c माइनस d का मतलब होता है 5 में से 15 गए तो 10 बटा 2 मतलब माइनस 5x, ऐसा। तो c प्लस d मतलब 10x बटा 2, तो 10x बटा 2 मतलब 5x
और c माइनस डी, तो साइन c माइनस डी मतलब -5x/2, क्योंकि c माइनस डी बटा 2 करना होगा। साइन के अंदर अगर माइनस का कोण है तो वो बाहर आ जाता है, ये माइनस इस माइनस को उड़ाएगा, ये 2 इसको उड़ाएगा, तो सीधा सीधा ये बचा साइन 5x गुणा साइन 5x/2। यही आपका जवाब है। यहां पर देख सकते हैं, कोई परेशानी कोई समस्या मुझे तो नहीं है अभी तक, आपको भी नहीं है, उम्मीद तो इतनी है। चलिए, ये थोड़े सवाल आपको दिखेंगे यार भयंकर भयंकर से ना। चलिए, 10 π/8 का मान ज्ञात कीजिए। π/8 का मतलब 180/8 डिग्री, 180/8 मतलब 22.5, 22.5 डिग्री पर 10 का मान कितना होगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ना एक छोटा सा सूत्र याद रखिए, tan 2x बराबर, अच्छा tan 2x का जो सूत्र है, tan 2x का जो सूत्र है, अगर हम वो लगाने की कोशिश करें तो सबसे पहले देखिए, जब भी हमें आधे कोणों के बारे में बात होगी, मतलब 22.5 हुआ या 7.5 हुआ, 15 हुआ, 30 हुआ, 15 30 तो ठीक है, 15 हुआ, 7.5 निकालना हो तो 15 का मान निकाल के 7.5 का मान निकालो। यहाँ पर आपको साइन 2x, कॉस 2x और tan 2x की जरूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आप उन सभी को याद रख चुके होंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि cos 15 का मान निकालना है, तो वो अपन निकाल चुके थे। cos 15 का मान एक और तरीके से निकाल सकते हैं, cos 2x बराबर 1 प्लस कॉस का वर्ग 2, साथ में 2 गुणा होता है ना। तो बेसिकली वो चीज़ करने के लिए, या 2 cos का वर्ग x बराबर 1 प्लस कॉस 2x। अब अगर x का मान 15 होता है तो cos 2x 30 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो 10 π/8 का मान आपसे पूछा गया है, एक बार कोशिश कीजिए क्या आ सकता। तो tan 2x बराबर 2 tan x 1 माइनस tan का वर्ग x, यही होता है। हाँ जी, अगर मुझे π/8 पर मान निकालना है तो मैंने x बराबर π/8 रखा। यदि x बराबर π/8 होगा तो क्या होगा, तो tan 2x कितना हो जाएगा, 2 गुणा π/8 बराबर 2 tan π/8 1 माइनस tan का वर्ग π/8। हाँ जी, 2 गुणा π/8 का मतलब π/4 होता है ना। तो यहां से बन जाएगा tan π/4 बराबर 2 tan x या tan π/8 1 माइनस tan का वर्ग π/8। अब यहां से तो ये कहानी तो ठीक है, लेकिन देखो यार, हम भी ना इंसान है। क्या है? इंसान। और इंसान क्या करता है पता है? पहले समस्याएं बनाता है, फिर उन समस्याओं को कम करता है, मतलब उस समस्या को हल कैसे करना ये सोचता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए मैंने सोचा कि tan π/4 का मान तो 1 होता है, तो वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये जो बार बार मुझे tan π/8 लिखना पड़ रहा है ना, मैं इसको बचना चाहता हूं, इसीलिए बार बार इस कहानी को लिखने से बढ़िया मैं इसे t मान लेता हूं। तो tan π/4 का मतलब हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2t बटा 1 माइनस t का वर्ग। देखो कितना भयंकर था, कितना सरल हुआ ये आप लोगों के सामने। अब यार कुछ नहीं करना, इधर भेज दो 1 माइनस टी का वर्ग बराबर 2t, या फिर 1 माइनस टी का वर्ग माइनस 2t बराबर 0, या फिर t का वर्ग प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0। इस तरह के सवालों में आप देख सकते हैं, चूंकि हम यहां पर गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और अगर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास दो विधियां बचती है। एक तो है श्रीधराचार्य विधि इस द्विघात समीकरण को हल करने की, या फिर पूर्ण वर्ग विधि, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। चलिए श्रीधराचार्य लगा लेते हैं। तो
t का मान आएगा माइनस बी, मतलब -2 प्लस माइनस b का वर्ग, b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस, या माइनस लिख लेते हैं पहले, -4, a का मतलब 1, c का मतलब -1 बटा 2, यही है। तो t का मान -2 प्लस माइनस 2 का वर्ग तो मिला 4 प्लस 4 बटा 2, है ना जी। तो यहां से मिला t बराबर -2 प्लस माइनस 8 का वर्गमूल बटा 2। 8 के वर्गमूल में 4 छुपा हुआ है, और 4 का मतलब 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। तो यहां से t का मान -2 प्लस माइनस 2√2 बटा 2, 2 से 2 कटे, तो ये 2 से सारे 2 कट गए, मतलब अंश और हर वाले सारे 2 गायब, तो -1 प्लस माइनस √2 प्लस 1। तो यहां से t के 2 मान आए। t का एक मान तो मिला -1 प्लस √2, दूसरा -1 माइनस √2। t क्या है? t है 10 पाई बटा 8, है ना। तो ध्यान से सोचना भी क्या बोल रहा हूं मैं। t का मतलब 10 पाई बटा 8, तो 10 पाई बटा 8 का जो मान है वो एक तो मिलेगा -1 माइनस √2, यहां ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और दूसरा मिलेगा -1 प्लस √2, या √2 -1 सरल तरीके में लिखे तो। दोनों में से कौन सा मान होगा, सवाल तो ये भी है। तो देखो यार, 10 पाई बटा 8, पाई बटा 8 मतलब 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कौन से चतुर्दांश में है? प्रथम चतुर्दांश में। प्रथम चतुर्दांश में सभी धनात्मक होते हैं, जितने भी मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो क्या आपको ये जो मान दिख रहा है वो धनात्मक है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला मान संभव ही नहीं है। तो ये कैसे आ गया सर? द्विघात बहुपद को हल करने से आ गया। तो हमारे पास क्या बचा जवाब? फिर जवाब बचा ये वाला, और यही हमारा सही जवाब है। इसका मान √2 -1 या -1 प्लस √2 दोनों लिख सकते हैं। तो 10 पाई बटा 8 का मान ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसमें चिंता की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे उदाहरण पे बढ़े। तो देखो ऐसे सवाल जो आपको विविध उदाहरण में मिलेंगे, ये ऐसे ही मिलेंगे और काफी खतरनाक मिलेंगे। चलिए, यदि 10x बराबर 3/4 हो, ध्यान से सुनना, यहां सवाल क्या कहना चाहता है। x पाई से बड़ा और 3 पाई बटा 4 से छोटा, तो sin x बटा 2, cos x बटा 2 और 10x बटा 2 के मान ज्ञात कीजिए। अभी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको बोला है कि 10x का मान 3 पाई बटा 4 है। ये निकालने में शायद आपको कोई परेशानी नहीं है। इससे आप sin x, cos x सब कुछ निकाल सकते हैं, पर sin x बटा 2 कैसे निकालें, है ना। sin x कैसे निकाल सकते हैं? तो वही त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं, चिंता की कोई बात तो है नहीं। ठीक है, अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो अच्छा। उसके बाद मुझे बाकी sin x बटा 2, cos x बटा 2 और 10x बटा 2 का मान निकालना है। ठीक है, और आपको ये बोला है कि x जो है, ध्यान से सुनना, x जो है वो पाई से बड़ा है और 3 पाई बटा 2 से छोटा है। मतलब पाई से बड़ा और 3 पाई बटा 2 से छोटा, तो x तृतीय चतुर्दांश में होना चाहिए, और अगर x तृतीय चतुर्दांश में होना चाहिए तो वहां 10x तो धनात्मक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमें 10x पता चल जाए तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। अगर ये x है तो 10 का मतलब ऐसा कुछ, तो कर्ण आना चाहिए 5, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, यहाँ cos x का मान कितना होगा? सर cos x का मान 4/5 होना चाहिए, लेकिन चूंकि तृतीय चतुर्दांश में है तो ये ऋणात्मक आएगा। इतना भी ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं कुछ और। sin x बटा 2, cos x बटा 2 और 10x बटा 2। एक छोटे से सूत्र की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो यार, एक छोटा सा सूत्र होता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा
बराबर 2 कॉस का वर्ग थीटा, है ना। अपन देख चुके हैं इन दोनों सूत्रों को। अगर मैं यहां पर x की जगह पर या 2 थीटा की जगह पर x रख देता तो थीटा की जगह पर x बटा 2 होता। यहां रखते जाओ तो 1 प्लस कॉस x बराबर 2 कॉस का वर्ग x बटा 2। ऐसे अप्रोच करनी पड़ती है। तो 1 प्लस कॉस x हमारे पास है -4/5। तो क्या मैं लिखूं 1 प्लस -4/5 बराबर 2 कॉस का वर्ग x बटा 2। हाँ जी, -4/5 का मतलब 1/5, 2 से भाग दिया तो यहां से मिला कॉस का वर्ग x बटा 2 1/10। तो यार कॉस का वर्ग x बटा 2 जो है ना, या कॉस x बटा 2 वो आएगा ±1/√10। जब वर्गमूल हटा दे तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो सोचने की कोशिश करो। ये x किस चतुर्दांश में जाना चाहिए। जब ये बोला जाए, सुनना ध्यान से, जब ये बोला जाए कि x जो है वो पाई से लेकर 3π/2 तक है, दो इधर तीनों साइड ना आप आधे आधे से भाग दे दीजिए, तो π/2 से लेकर x/2 3π/4 तक होगा। मतलब जो x/2 नाम का कोण है वो π/2 तो यहां पर है, 3π/4 का मतलब है एक ऐसी रेखा, 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, 3π/4 का मतलब ये वाला बिंदु होगा। इसका मतलब जो x/2 है वो इतने इतने क्षेत्र में होगा। किस क्षेत्र में? x/2 इस वाले क्षेत्र में होगा। और चूंकि x/2 इस वाले क्षेत्र में है तो x/2 द्वितीय चतुर्दांश में है, और अगर x/2 द्वितीय चतुर्दांश में है तो cos x/2 ऋणात्मक होना चाहिए, इसीलिए इसका मान -1/√10 लिखा जाएगा। यह अप्रोच समझ में आया? फिर से बता देता हूं, चूंकि सवाल में दिया गया है कि x जो है वो पाई से लेकर 3π/2 तक है, हमें चाहिए x/2, क्योंकि cos x/2 1/√10 है या -1/√10 है, हमें क्या पता। हमारे लिए x एक अलग कोण है, x/2 एक अलग कोण है। हम x को देखकर x/2 के बारे में कुछ बातें नहीं कर सकते। जैसे मान लो x जो है वो इन दोनों के बीच 200 डिग्री का कोण है, तो x/2 तो 100 डिग्री आएगा ना। अब 200 डिग्री तो यहां है, 100 डिग्री यहां है, इसीलिए हमने x/2 निकाला, दोनों इधर पूरे में 2 से भाग दे दिया, तो x/2 जो आए वो π/2 से बड़ा और 3π/4 से छोटा, मतलब द्वितीय चतुर्दांश में आया, और द्वितीय चतुर्दांश में cos ऋणात्मक होता है, इसीलिए -1/√10। ठीक है। अब दूसरा सूत्र एक और होता था, वो क्या होता था कि 1 प्लस या माइनस 1 माइनस cos 2x या 2 थीटा 2 साइन का वर्ग थीटा। वही यहां पर भी x करेंगे तो वही चीज हो जाएगी कि 1 माइनस cos x बराबर साइन का वर्ग x बटा 2। सेम चीज, cos x का मान -4/5, तो 1 माइनस -4/5 बराबर 2 साइन का वर्ग x बटा 2। तो यार ये तो हुआ 4/5, 9, ठीक है। तो साइन का वर्ग x बटा 2 हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 9/10, या फिर साइन का वर्ग x बटा 2, या साइन निकालेंगे वर्गमूल लेने के बाद, अब क्यों वर्ग करेंगे बार बार, साइन x बटा 2 बराबर 3/√10 प्लस और माइनस चिन्ह के साथ। लेकिन चूंकि x/2 द्वितीय चतुर्दांश में है, द्वितीय चतुर्दांश में साइन धनात्मक है, इसीलिए साइन x/2 3/√10 होगा। ये भी ठीक है।
उसके बाद बोला जाए कि 10x बटा 2 निकालो, तो भले ही 10x 3/4 है, 10x बटा 2 निकालने की दो विधियां हैं। एक तो आप 10 2x का सूत्र लगा दीजिए, या फिर sin x को cos x से भाग दे दो, तो 3/√10 को -1/√10 से भाग दोगे तो -3 आएगा। ये जवाब 10x का है। इतना सा आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और शायद अगला सवाल इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा। सिद्ध कीजिए कि cos का वर्ग 2x + π/3 और cos का वर्ग x - π/3 3/2 होता है। ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं ना ऐसे कि इसका मान निकालिए और आपको 4 विकल्प होते तो सीधा सीधा x = 0 रख देते, मान सही आता। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, x = 0, x = π/2, जो रखना है वो रख सकते हैं। पर अभी क्या है वो देखते हैं, मेन मुद्दा। देखिए एक छोटा सा सूत्र होता है, वही अपन सूत्रों के बारे में बात करते हैं। 1 + cos 2θ, या यहां 2x कर दो अब, क्योंकि यहां सवाल में हमें x की जरूरत है। ये होता है 2 cos का वर्ग x। तो इस सूत्र की मदद से मैं लिख सकता हूं cos का वर्ग x बराबर 1/2 1 + cos 2x, है ना। ये पहला वाला तो ऐसा बन गया। दूसरे वाले में x की जगह x + π/3 है, तो ये 1/2 1 + cos 2 गुणा x + π/3 होगा। कितने लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से सहमत हैं? कितने लोग थोड़े सहमत हैं, कितने लोग पूरे ही सहमत हैं? तो 2 + π/3 उसका डबल यहां लिख दो। ठीक है। उसके बाद cos का वर्ग x - π/3, तो ये हो जाएगा 1/2 1 + cos 2 गुणा x - π/3। इतना सा हमें इन तीनों को जोड़ना है। सवाल के अनुसार cos का वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, आपको इन तीनों को जोड़ना है ना। तो इन तीनों को जोड़ते ही, मतलब इधर जोड़ा तो अपन को LHS मिल जाएगा। तो अपन ने लिख दिया कि LHS जो है वो ऐसा है, बराबर, है ना। मतलब मैंने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और 1 + 2 + 3 हम लोग कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ये 1/2 1 के साथ, ये 1/2 1 के साथ, और ये 1/2 1 के साथ जुड़ के 3/2 तो हो जाएगा। 1/2 + 1 1/2 1/2 1/2 1/2, तो यहां 3/2 तो हो जाएगा, प्लस 1/2 सब में कॉमन, और cos 2x + π/3 cos 2x - π/3। ठीक है। तो यहां पर एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा कि cos 2x + cos 2x + π/3 प्लस cos, अगला इधर कर देते हैं। ठीक है, प्लस cos 2x - π/3। ये तीन चीजें आपको यहां दिख रही है, देख लीजिए फटाफट मैंने जो किया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो मतलब यहां शायद आपको थोड़ा कम दिखे, तो अपन अलग पन्ने पर चलते हैं। अलग पन्ने पर आपको ऐसा दिख रहा है कि जो LHS आपको लिखा गया है ना, जो LHS यहां लिखा गया है वो कुछ ऐसा है। ये 3/2 तो यहां ऑलरेडी आ चुका है, प्लस ये 1/2 है, साथ में cos 2x है, और सुनना ध्यान से क्या है, cos 2x + π/3, तो ये 2 जो बाहर है इसको अंदर गुणा कर दो यार, कितना हो जाएगा 2x + 2 π/3। तो यहां पर मिलेगा 2x + 2 π/3 प्लस, वैसे यहां पर भी करेंगे, 2 को अंदर गुणा कर दे, 2x - 2 π/3,
तो यहां ये चीज मिल जाएगी माइनस या कॉस 2x माइनस 2π/3 और ये कर दिया बंद। अब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ये हमें 3π/2 चाहिए, वो मिल जाए, ये पूरा का पूरा 0 हो जाना चाहिए, बस टारगेट यही है अपना, है ना। तो अपन ने टारगेट पर किया हिट। टारगेट पर क्या हिट किया कि क्या इसे बोल दिया भाई साहब, अपन इसे बोल देते हैं चौथा समीकरण, क्योंकि 3 तो अपन प्रयोग कर चुके हैं। अपन ने ना एक अलग ही चीज से अलग ही कर लेते हैं, माना कॉस, या माना नहीं, इसको मानना तो कहेंगे नहीं, अपन सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं कि अपन को ये जो इतना मान है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी आ रही है, और यहां पर आप कॉस c प्लस डी लगा सकते हैं। किस किस में? तो कॉस 2x प्लस 2π/3 में, प्लस कॉस, इसे ना आप यहां भी हल कर सकते थे, लेकिन अलग अलग लिखने से, या यूं समझिए कि पूरा बार बार लिखने से तकलीफ होती है, इसीलिए अपन ने उसको अलग कर लिया। इसे हल कर लेंगे तो अपना सवाल हल हो जाएगा। ऐसा कुछ, यहां cos c प्लस cos d लगा दो। इसे क्या मान लो कि ये cos c प्लस cos d जैसा है। जहां पर c और d क्या है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। c का मतलब 2x प्लस 2π/3 और d का मतलब 2x माइनस 2π/3। आपको जरूरत क्या पड़ेगी cos c प्लस cos d में? तो cos c प्लस cos d का मतलब है 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। तो मुझे चाहिए c प्लस d, इन दोनों को जोड़ के देखो, c प्लस d का मतलब 2π से 2π गए, 2 प्लस 2 4, तो 4x। तो आपको यहां पर मिलना चाहिए 2 cos c प्लस d/2 मतलब 4x/2, 4x/2 का मतलब 2x गुणा c माइनस d, इसमें से इसे घटाया जाए, तो अगर c में से d को घटाया जाएगा तो ये सही गया 2π/3 में से 2π/3 माइनस वाले गए तो 4π/3 और 4π c माइनस d/2 करना है, तो c माइनस d/2 मतलब 4π/2, तो सिर्फ और सिर्फ 4π/3 था, तो c प्लस c माइनस d हुआ 2π/3। कॉस 2π/3 का मान और निकाल ले, चलो निकाल लेते हैं, इतना काम और कर लेते हैं। तो कॉस 2π/3 का मान कैसे निकाले? इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3। 2π/3 को तो ये लिखेंगे, और पाई माइनस π/3 का मतलब, पाई माइनस π/3 का मतलब माइनस कॉस, है ना। कॉस हम लोग बात कर रहे थे द्वितीय चतुर्थांश में, और वहां पर कॉस ऋणात्मक है, तो ये आ जाता है -1/2। तो भाई साहब ये मिला 2 गुणा cos 2x गुणा -1/2, 2 से 2 कटा, सीधा सीधा जवाब -cos 2x। ये मिला 5वां रिजल्ट। तो सीधा सीधा सवाल खत्म। इतना जो जवाब है इसका मान -cos 2x है, ये cos 2x है। अगर इसकी जगह में -cos 2x रख दूंगा तो cos 2x प्लस -cos 2x मिलके 0, तो मैं लिख सकता हूं कि 4 एवं 5 से LHS जो है वो 3/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस cos 2x, और ये तो हो गए 0, मतलब सीधा सीधा 3/2। यही हमें सिद्ध भी करना था। तो देखो, दिखने में सवाल भयंकर होते हैं, फॉर्मूले अपन वही लगा रहे थे जो हमने पढ़े हैं। इसमें स्पेशल कुछ लॉजिक अभी तक तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इस तरह से सवाल जो है आपके सामने क्लियर होता हुआ। तो यार बस आपको एक छोटी सी जानकारी और देनी है। जानकारी ऐसी है कि चूंकि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स पर सारे लेक्चर्स देखते हैं, तो इन सभी लेक्चर्स की एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, magnetbrains.com, www.magnetbrains.com। यहाँ पर आपको CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, NTSE ओलंपिया जैसी चीज़ें दिखेगी। जैसे आप साइट खोलोगे
आपने CBSE हिंदी मीडियम पे क्लिक किया तो आपको 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं ऐसी क्लासेस दिखेगी। आपने 11वीं पे टिक किया, अपन को यहाँ ऐसी अपनी क्लास गणित की दिख जाएगी। अपन ने उस पर क्लिक किया तो सारे चीज़ें आपको चैप्टर वाइज दिख जाएगी कि पहले हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है। आप जैसे ही किसी भी चैप्टर पे टिक करेंगे उसके जितने वीडियो हैं सबके नाम लिखे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने निकाला त्रिकोणमिति है, उसमें वीडियो है विविध उदाहरण पे क्लिक किया तो वीडियो तुरंत चलने लगेगा। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना। और इतना करने के बाद आपको पता है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम वाले बच्चों को 100% मुफ्त, मतलब कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लेता है। बस इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब कराना है। जहां तक फैला सकते हो वहां तक फैलाओ, क्योंकि सब कुछ यहाँ मुफ्त है और बहुत अच्छा है। आप सभी से मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।